हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा और आज हिंदी साहित्य पर एक वीडियो लेकर आया हूं। अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य को कुल मिला के 4 भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल के बारे में इस पे चर्चा होगी। 4 प्रश्न आएंगे, वो अलग से बात करेंगे उस पर। वर्तमान में फिलहाल हम देख रहे हैं काव्यांग परिचय। इसमें से काव्यांग परिचय में से 16 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, काव्यांग प्रश्न परिचय में से 16 नंबर के आएंगे। उसमें से 2 नंबर का जो 2 नंबर के प्रश्न काव्यांग गुण से आएंगे, 6 नंबर के छंद आएंगे और 8 नंबर के अलंकार आएंगे। अब बात यह आती है कि काव्यांग गुण। दोस्तों, पहले यदि हम गत सत्र की बात करें तो काव्य गुण और काव्य दोष दोनों हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थे। इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते या कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ था उसी के कारण और स्कूल लग नहीं पाए बच्चों के लिए, और उसी कड़ी में पाठ्यक्रम को संशोधित करना पड़ा। 60% पाठ्यक्रम रखना पड़ा है, तो वहां पे काव्य दोष को हटा दिया और काव्य गुण ही रखा गया है। आज हम बात करेंगे काव्य गुण की। काव्य गुण में से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक पहला ये दो नंबर के प्रश्न आएंगे और दोनों ही एक नंबर के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आएगा, एक पद दिया जाएगा और उस पद में काव्य का जो काव्य गुण है उस काव्य गुण का नाम पूछा जाएगा। काव्य गुण ओज गुण हो सकता है, प्रसाद हो सकता है और एक माधुर्य हो सकता है। दूसरा प्रश्न आएगा, किसी एक काव्य गुण की ओज, माधुर्य और प्रसाद में से किसी एक काव्य गुण की परिभाषा उसमें पूछी जाएगी। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, काव्य गुण की बात करते हैं। काव्य गुण में यहां हम देखें तो 2 शब्द हमारे सामने लिखे हैं। पहला शब्द है गुण, कि गुण किसे कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं। हम पहले इन चीजों पर बात करेंगे ताकि हमारी एक जो बेस है, हमारा आधार है, हमारी जो परिचयात्मक जानकारी है वो थोड़ी मजबूत हो। गुण किसे कहते हैं, तो गुण दोस्तों किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी चीज की जातीय स्वभाव, उसकी विशेषता, उसके लक्षण, उसके धर्म, उसकी तासीर और उसके स्वभाव का ज्ञान करवाने वाली जो तत्व है उन्हीं को क्या कहा जाता है, गुण। हम परिभाषा लिखते हैं, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव, विशेषता, लक्षण, धर्म अथवा तासीर के बारे में जानकारी देने वाले तत्व ही गुण कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ के जातीय स्वभाव मतलब उस वस्तु का स्वभाव, उसकी जैसे लकड़ी है। अब लकड़ी चाहे पतली हो, मोटी हो, इमारती हो, किसी भी प्रकार की लकड़ी हो, तो उसका जातीय स्वभाव, उस लकड़ी का गुण क्या है, वो लकड़ी का स्वभाव क्या है कि वो लकड़ी जैसे आग को पकड़ती है। लकड़ी को भले ही आप कितना काट दें लेकिन उसके अंदर जो आग है उस आग को नहीं काटा जा सकता। तो वो उसका जातीय स्वभाव, उसकी विशेषता, उसके लक्षण। अब जैसे लकड़ी में भी अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई इमारती लकड़ी होती है, कई लकड़ियां इस प्रकार कहते हैं जिनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता। कुछ लकड़ियां बहुत, जैसे चंदन है वो बहुत सुगंधित होता है। उसके लक्षण, उसका धर्म से तात्पर्य यहाँ हमारा किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से नहीं बल्कि उसके गुणों से है। उसकी प्रकृति अथवा उसके तासीर का मतलब होता है प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि की तासीर कैसी है कि वो गर्म है। बर्फ की तासीर कैसी है कि वो ठंडी है। तो ये तासीर या स्वभाव है, उसकी जानकारी देने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। तत्व शब्द की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से, तत् धन त्व, धन मतलब जोड़ का निशान, तत् धन त्व, दोनों स्वर रहित व्यंजन अर्थात दोनों तय है और दोनों तय इस प्रकार का रूप धारण कर देंगे। यदि
आप इस प्रकार से तत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपने लेखन में ये शब्द प्रयुक्त करते हैं, तो कृपया इस शब्द को और सुधारें और इस प्रकार से लिखना और बोलना शुरू करें। अब दूसरा हमारा इसी कड़ी में हमारा दूसरा शब्द आता है काव्य। काव्य क्या है? हम काव्य गुण की बात कर रहे थे, तो पहले गुण उसके बाद में हम काव्य की बात करेंगे। तो हम लिखते हैं कि काव्य क्या है? तो मानव हृदय को भाव अथवा रस की अनुभूति करवाने वाली रचना को ही काव्य कहा जाता है। मानव हृदय मतलब वो पढ़ेगा अथवा सुनेगा, श्रोता हो सकता है, पाठक, कि मानव का हृदय या मानव ने कोई चीज सुनी अथवा पढ़ी, तो उसके हृदय ने किस प्रकार के भाव ग्रहण किए अथवा किस प्रकार की रस की अनुभूति की, रस अर्थात आनंद की अनुभूति की, वही जो रचना है वह क्या कहलाएगी? काव्य कहलाती है। अब चूंकि काव्य दो प्रकार के माने जाते हैं, हमने तो पढ़ा है, एक तो काव्य माना जाता है पद्य रूप और दूसरा होता है गद्य। एक पद्य और गद्य, ये पद नहीं है, पद्य इस प्रकार से वर्तन नहीं, इस प्रकार से दोनों ही इसके शुद्ध रूप है। पद्य काव्य कौन सा होता है? तो पद्य काव्य में लिखेंगे हमें कि क्रियापद एवं कारक चिन्ह को हमें परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह को हमें परसर्ग भी कहते हैं। कारक क्रियापद एवं कारक चिन्ह अथवा परसर्ग से रहित रचना या बहुत कम प्रयोग वाली या बहुत कम प्रयोगी होने वाली रचना पद्य रचना मानी जाती है। दोस्तों यहां देखें कि पद्य किसे कहेंगे? क्रियापद एवं कारक चिन्ह। क्रियापद कि क्रिया के जो शब्द हैं, क्रिया वाले जो शब्द हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने या करने की अनुभूति होती है या उसमें होना या करना पाया जाता है, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। और क्रिया शब्द अथवा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह में जैसे का, के, की, में, पे, पर, से, के द्वारा इत्यादि जो शब्द हैं, उन शब्दों का या उन शब्दांशों का या उन चिन्हों का जहां प्रयोग नहीं होता अथवा बहुत कम प्रयोग होता है, तो वैसे वो रचनाएं कौन सी रचनाएं कहलाती हैं? पद्य रचनाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों काव्य गुण के अंतर्गत हमने देखा कि गुण क्या चीज है, हमने देखा काव्य क्या चीज है, और काव्य के दो भाग होते हैं, मूलतः तो तीन भाग होते हैं, मूलतः इसके तीन भाग होते हैं, पद्य, गद्य और एक चंपू काव्य और होता है। इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो फिलहाल हमने जाना कि गुण क्या है, काव्य क्या है और पद्य रचना क्या होती है या पद्य काव्य है वो कौन सा काव्य होता है। अब हम बात करते हैं गद्य काव्य की। तो चूंकि पद्य काव्य में हमने देखा कि किसी प्रकार के क्रियापद अथवा कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता अथवा बहुत कम इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो रचनाएं कौन सी रचनाएं मानी जाती हैं? पद्य रचना मानी जाती है। इन पद्य रचनाओं के उदाहरण या इसकी विधा के रूप में यदि हम देखें तो इसमें गीत, कविता, भजन, गीत है, कविता है, भजन है अथवा कोई भी छंदबद्ध रचना है, छंदों के नियम से आबद्ध जो रचना है वो रचना किस प्रकार की रचना मानी जाएगी?
पद्य रचना मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम गद्य अथवा ये रूप गद्य रचना। क्योंकि अभी हमने देखा कि पद्य रचना में क्रियापद और कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता और इसी का उल्टा क्या होता है, गद्य रचना। तो जिस रचना क्रियापद एवं कारक चिन्हों क्रियापद एवं कारक चिन्हों अथवा परसर्ग कारक चिन्हों से युक्त रचना गद्य रचना मानी जाती है। गद्य रचना मानी जाती है। अब गद्य रचना, और जैसे इसमें हमने बात की कि गीत है, भजन है, कविता है, अथवा हिंदी भाषा के किसी भी एक छंद जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका, द्रुत विलंबित, इन छंदों से बंधी हुई, छंद के नियमों से बंधी हुई कोई भी रचना है वो पद्य मानी जाती है। और गद्य क्या होगा, जिसमें क्रियापद एवं कारक चिन्ह से युक्त रचनाएं, उसमें का, के, की, में, पे, पर, से, के, द्वारा इत्यादि शब्दों का और धूमधाम से हम प्रयोग करते हैं। उनके बिना गद्य की गद्य का जो शब्द संयोजन है वो उचित ढंग से नहीं बैठ पाता। तो उसे हम क्या कहेंगे, गद्य कहेंगे। गद्य में कौन कौन सी विधाएं जैसे शामिल होती हैं, मुख्यतः सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध जो रचना है, जो लोक प्रचलित है, लोगों के अंदर सबसे ज्यादा और पढ़ी सुनी जाती है, वो है कहानी। उसके बाद में उपन्यास, उसके बाद में जैसे जीवनी, आत्मकथा, निबंध, लेख, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य, और इसके साथ ही एक मुख्य विधा और है जिसे मोहन राकेश है या हम कहें कि राहुल संकृतन है, इन लोगों ने उसे और एक विधा का दर्जा दिया। उस विधा को हम कहते हैं यात्रावृत्त या यात्रावृत्तांत इत्यादि। जो रचनाएं हैं वो रचनाएं किस श्रेणी में मानी जाती हैं, वो गद्य श्रेणी में मानी जाती हैं। अर्थात कोई कहानी है, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, लेख, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य अथवा या यात्रा वृत्तांत इत्यादि जो रचनाएं हैं वो गद्य की श्रेणी में आती है। इन सभी में क्रियापद एवं कारक चिन्ह अथवा परसर्गों का भरपूर धूमधाम से प्रयोग किया जाता है। इनके अभाव में हम ये कह सकते हैं कि क्रियापद और कारक चिन्हों के अभाव में गद्य की रचना बहुत कठिन अथवा या असंभव हो जाती है। इसलिए कारक चिन्ह और परसर्गों से युक्त जो रचनाएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, गद्य रचना मानी जाती है। कुछ रचनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें गद्य और पद्य दोनों देखने को मिलते हैं, उन्हें हम चंपू काव्य कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, चंपू काव्य, जिसमें गद्य भी देखने को मिलता है एक ही साथ और उसमें पद्य भी देखने को मिलता है, उसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं हिंदी साहित्य में। अब हम बात करते हैं काव्य गुण। देखिएगा, काव्यांग विवेचन पढ़ रहे थे, परिचय या काव्यांग विवेचन 16 अंक का, उसमें से काव्य गुण 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। यहां हमने बात की सबसे पहले गुण शब्द की, कि गुण शब्द क्या होता है, गुण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की काव्य की, काव्य क्या चीज है, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य तौर पर ये 2 प्रकार के, और तीसरा प्रकार इसका एक और माना जाता है जिसे हम चंपू के नाम से
जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि काव्य गुण क्या है। दोस्तों यहां क्रियापद शब्द है, देखिएगा क्रियापद, क्रियापद की यदि हम बात करें तो क्रियापद मतलब जाएगा, आएगा, करेगा इत्यादि जो शब्द हैं वो क्रिया शब्द माने जाते हैं। तो दोस्तों यहां हम बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए शब्द और पद की। कोई एक शब्द है, शब्द क्या है, वर्णों का सार्थक समूह है। जैसे हमने लिखा कमल, तो कमल यहां पर क्या है, शब्द है। दूसरा हमने लिखा सरोवर में कमल खिले हैं, सरोवर में कमल खिले हैं। यहां जो कमल शब्द है, यहां जो कमल आया है वो कमल पद कहलाएगा, क्योंकि यहां शब्द क्या था, अकेला। यदि कोई शब्द अकेला है तो वह शब्द माना जाता है, या वर्णों का कोई सार्थक समूह जो अकेला है तो शब्द माना जाएगा। और जब वह शब्द ये सेम ही है, जब वह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो उसे पद कहा जाता है। तो क्रिया के जो पद है, क्योंकि जाएगा तो जाएगा शब्द जो पद है वो कर्ता कर्म इत्यादि को प्रभावित करता है, इसलिए उसे क्रिया शब्द ने बोलकर हम क्रियापद के नाम से जानते हैं। अब आइए हम बात करेंगे काव्य गुण की। हर चीज के अपने अपने दोष और अपने अपने गुण होते हैं। तो काव्य के कुछ दोष भी होते हैं और कुछ गुण भी होते हैं। गुणों की संख्या चूंकि 3 ही मानी जाती है, गुण दोष है वो ज्यादा है। फिलहाल इस सत्र 2020-21 में 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय से और काव्य दोष नाम का जो पाठ्यक्रम में हिस्सा था उसे हटा दिया गया है। फिलहाल काव्य गुण ही रखा गया है। तो काव्य गुण, अभी हमने देखा था कि काव्य गुण किसे कहते हैं, किसी पदार्थ किसी वस्तु के जातीय स्वभाव, उसके विशेषता, उसके लक्षण, उसके धर्म, उसकी स्वभाव अथवा उसकी तासीर का एहसास, उसका अनुभव करवाने वाले तत्व ही गुण कहलाते हैं। काव्य किसे कहा था कि पाठक अथवा श्रोता, तो दोनों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मानव, कि मानव या मनुष्य, कि मानव हृदय को भाव अथवा रस की अनुभूति करवाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। अब बात आती है हमारी काव्य गुण की। तो काव्य गुण में हम दोस्तों क्या लिखेंगे, जब किसी रचना द्वारा, रचना गद्य भी हो सकती है और पद्य भी हो सकती है, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय में, जब किसी रचना द्वारा मानव हृदय में उसके स्वभाव, धर्म, लक्षण, स्वभाव, धर्म, लक्षण अथवा तासीर का अनुभव या अनुभूति
करवाया जाता है तो उसे करवाया जाता है उन तत्वों को किसी रचना द्वारा मानव हृदय में उसके स्वभाव, रचना के स्वभाव, धर्म, लक्षण अथवा तासीर का अनुभव करवाया जाता है। उन तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। अथवा अर्थात हम ये कह सकते हैं अथवा लिख सकते हैं कि काव्य के स्वभाव, उसके धर्म, लक्षण अथवा उसकी तासीर का अनुभव करवाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। अर्थात काव्य के स्वभाव, लक्षण, विशेषता धर्म अथवा तासीर की अनुभूति कराने वाले तत्व ही काव्य गुण माने जाते हैं अथवा कहलाते हैं। अब बात करेंगे काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे संस्कृत के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ, यहां हम लिखेंगे अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में तीन काव्य गुणों का उल्लेख किया है। कितने काव्य गुण माने हैं मम्मट ने? 3 माने हैं। कौन सी पुस्तक में माने हैं? काव्य प्रकाश में। पहला माना है उन्होंने प्रसाद गुण, नंबर 2 पर माने हैं उन्होंने ओज गुण, और नंबर 3 उन्होंने माना है माधुर्य गुण। पहला गुण मम्मट ने कौन सा माना? प्रसाद गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा माधुर्य गुण। प्रसाद गुण वो है जिससे रचना को पढ़ते अथवा सुनकर ही, जिस रचना को एक बार पढ़कर अथवा सुनकर ही जब उसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। जैसे हम रहीम के दोहे पढ़ते हैं, उनके नैतिक जो दोहे हैं कि बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, या रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो ऐसे जो दोहे हैं, ऐसे जो पद हैं जिनको एक बार सुनकर अथवा एक बार पढ़कर ही कोई सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी जब अर्थ ग्रहण कर देता है तो प्रसाद गुण माना जाता है। ओज गुण वह होता है, उस पद में पाया जाता है, ओज गुण उस पद में पाया जाता है जिसको सुनकर अथवा जिसे पढ़कर और पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले के मन में जोश, जुनून, उत्साह, जज्बे से संबंधित और भाव उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो वहां ओज गुण की प्रधानता मानी जाती है। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात, हल्दी घाटी के युद्ध के दरमियान महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य और जो को लेकर एक दोहे की रचना की गई थी। वहां लिखा गया था कि
वह दौड़ दौड़ रण करता था, नहीं, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह हाँ, मेवाड़ केसरी देख रहा रण की, मैं न केवल तमाशा था। मेवाड़ केसरी, केसरी का मतलब होता है शेर। मेवाड़ केसरी देख रहा रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। तो इस दोहे को सुनकर अथवा इसे पढ़कर और मनुष्य के मन में जोश के भाव पैदा हो जाते हैं। और माधुर्य गुण जिसे सुनकर अथवा पढ़कर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अथवा प्रेम से संबंधित जो भाव जागृत होते हैं, वहां माधुर्य गुण माना जाता है। जैसे बिहारी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपिका लाल से, कृष्ण से बातें करने के लालच में और उसकी मुरली को छुपा देती है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोह करे भोहनी हंसे। सौगंध खाती है और आंखों ही आंखों में हंस देती है, कुटिल मुस्कान हंसती है। सोह करे भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। और जब कृष्ण देने के लिए कहते हैं तो मना कर देती है। तो ऐसे प्रेम की जहां उत्पत्ति होती है वहां पर माधुर्य गुण माना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिचय के रूप में इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम प्रसाद गुण, औज गुण और माधुर्य गुण से संबंधित बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं विनोद सरोवा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्वावधान में कक्षा 12 के हिंदी साहित्य विषय से संबंधित और कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। पिछली कड़ी में हमने काव्यांग परिचय जो 16 नंबर का और कुल मिलाकर होगा, उसमें से काव्य गुण पर हमने बात की थी थोड़ी सी। आज हम प्रसाद गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसाद गुण की बात यदि हम करें तो देखेंगे कि पिछले वीडियो के अनुसार हमने जाना था कि आचार्य मम्मट के द्वारा अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 गुण माने गए थे। प्रसाद गुण माना गया था, ओज गुण माना गया था और माधुर्य गुण माना गया था। तो आज हमें सबसे पहले प्रसाद गुण, उसके बाद में ओज और अंत में माधुर्य गुण के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की हम बात करें तो प्रसाद गुण में लिखा जाएगा ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर या सुनकर, हो सकता है श्रोता हो सकता है कोई पाठक हो, पढ़कर अथवा सुनकर सरलता से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उस पद में अथवा उस रचना में प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात उस रचना में या उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। देखिएगा कि ऐसी काव्य रचना है, ऐसा कोई पद है जिसे एक बार पढ़कर अथवा एक बार सुनते ही और जिसका हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो उस पद में काव्य गुण कौन सा माना जाएगा? प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात जब किसी पद में और आसान और सरलतम, हम इस परिभाषा को किस प्रकार से बना सकते हैं वो बना रहे कि अर्थात जब किसी पद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि एक सामान्य बुद्धि वाला, एक चाहे कम पढ़ा लिखा हो, एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी और उसे एक बार पढ़कर अथवा एक बार सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है सरलता से, तो वहां प्रसाद गुण की प्राप्ति होती है, वहां प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात जब किसी पद में ऐसे शब्दों का
प्रयोग कर दिया जाता है, जिसे पढ़कर अथवा सुनकर। क्योंकि कोई हो सकता है कोई निरक्षर व्यक्ति उसे सुन रहा हो, जिसे पढ़कर अथवा सुनकर सरलता से, जिससे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसे पढ़कर अथवा सुनकर कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी सरलता से अर्थ ग्रहण कर लेता है, तो वहां प्रसाद गुण माना जाता है। तो वहां प्रसाद गुण माना जाता है। अर्थात मतलब ऐसी रचना है जिसमें इतने सरल, इतने प्रचलित या एक आम चलता हुआ भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो या उन शब्दों का प्रयोग किया गया हो जिसको पढ़कर अथवा सुनकर, एक बार ही पढ़ा अथवा एक बार ही सुना तो कोई सामान्य व्यक्ति भी और उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, अर्थ उसका उसमें वो अपने अंदर ले लेता है। तो मान के चलिए वहां कौन सा गुण माना जाएगा? प्रसाद गुण माना जाएगा। आप कक्षा 12 की यदि हम बात करें तो कक्षा 12 में रहीम के दोहे हैं। अनिवार्य हिंदी में रहीम के जो दोहे हैं वो समस्त दोहे, अधिकांश दोहे और किस श्रेणी के, किस उन दोहों में कौन सा गुण माना जाता है? अधिकांश दोहों में प्रसाद गुण की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे वहां कि कोई भी दोहा है, उस दोहे पहले दोहे में कोई संदेश दिया गया है, कोई नीतिगत बात की गई है और उसके पश्चात उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो उस उदाहरण के माध्यम से कोई व्यक्ति वह जो उदाहरण दिया गया है वह उस व्यक्ति के आम जीवन से जुड़ा होता है और इसके कारण से वह आसानी से उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है और इसी आसानी से अर्थ ग्रहण करने की वजह से ही उस पद में प्रसाद गुण माना जाता है। तो यदि रहीम का कोई दोहा आता है तो आप उसमें कौन सा मानेंगे? प्रसाद गुण माना जाएगा। कुछ उदाहरण हम यहां देखते हैं जैसे हमने बात की कि ऐसे शब्दों का या कि एक ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़कर अथवा सुनकर आसानी से सरलता से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहां प्रसाद गुण माना जाता है। हम जैसे उदाहरण देखते हैं, हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, लीजिए हमको शरण में, शरण पनाह में, अपनी पनाह में हमें रखना, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने।
तो ये एक पद जिसमें देखेंगे हम कि हे प्रभु आनंददाता, कि हे प्रभु आनंददाता, आनंद देने वाले, हमको जान दीजिए, जान हमको दीजिए, कि हमें जान दीजिए, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को, कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, जो दोष है, हमारे चारित्रिक दोष जो है, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, उन्हें हमसे दूर कीजिए, हमारे चरित्र से उनको दूर कर दीजिए। लीजिए हमको शरण में, आप हमें अपनी पनाह में ले, अपनी शरण में ले, हम सदाचारी बने, कि आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, ताकि हम सदाचारी, अच्छा आचार व्यवहार करने वाले बने, ब्रह्मचारी, हम ब्रह्मचारी बने, हम धर्म रक्षक बने, धर्म रक्षक, और वीर बने, व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने, कि वीरता का जो व्रत है, व्रत का मतलब यहाँ पर संकल्प से है, कि वीरता का संकल्प लेकर और हम अपने देश के लिए जो कुछ यदि जरूरत पड़ी तो हम करें, तो इस प्रकार से हम बने। तो ये एक संदेश माखनलाल चतुर्वेदी की रचना ये उन्होंने और यहाँ दिया है। तो इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह ग्रहण कर सकता है कि इसमें और व्यक्ति को अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए इस प्रकार के निवेदन किए गए हैं भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, रब से, गॉड से। तो इसलिए और वो अर्थ ग्रहण कर लेता आसानी से। जब आसानी से अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वहां माना जाता है प्रसाद गुण। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा एक बहुत ही प्रचलित है, मेरे जैसे जितने भी अध्यापक है, मैं बात करूं तो 98% लोग जब भी प्रसाद गुण पढ़ाएंगे, यहाँ जो मैं पद लिख रहा हूं वो पद लिखाते हैं। तो वो पद है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उन्हें, रवि बटोर लेता उन्हें, सदा सवेरा होने पर। कवि कह रहा है कि वसुंधरा, वसुन जोड़ी धरा, वसुओं को धारण करने वाली है जो वह, अर्थात पृथ्वी, कि पृथ्वी बिखेर देती है, क्या है बिखेर देती वसु, क्या मोती, कब, सबके सोने पर, कि वसुंधरा सब लोगों के सो जाने पर और इस पृथ्वी पर मोती बिखेर देती है। और वो मोती क्या होते हैं? ओस की बूंदें होती हैं, ओस की बूंदें, और पूरी पृथ्वी पर आ जाती हैं रात के समय में। रवि बटोर लेता उन्हें, और सुबह रवि, रवि मानी सूर्य, बटोरना एकत्र करना, वो एकत्र कर देता है, बटोर लेता उन्हें सदा सवेरा होने पर, कि हर रोज का ये क्रम है, जो ही सदा, हर रोज जो ही सवेरा होता है तो रवि अर्थात सूर्य उन्हें बटोर लेता है, एकत्र कर लेता है, एकत्र कर लेता है, एकत्र। और कई दफा हमने शब्द देखा है एकत्रित, तो एकत्रित दोस्तों गलत शब्द है, ये शुद्ध वर्तनी एकत्र ही मानी जाती है, एकत्र ही है, एकत्रित अशुद्ध है, आप इसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से और यदि हम देखें तो रहीम के जो दोहे हैं वो अधिकांश दोहे और कौन से गुण में आते हैं? प्रसाद काव्य गुण में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम ओज गुण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं विनोद सरोवा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से कक्षा 12 की हिंदी साहित्य है, उस पाठ्यक्रम में एक भाग है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में काव्य गुण 3 पार्ट है अलग अलग, काव्य गुण है, छंद है और अलंकार है। काव्य गुण नाम का जो पार्ट है वो कुल मिलाकर 2 नंबर का होगा, उसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के। इससे पहले वाले वीडियो, 2 वीडियो में हमने एक में तो काव्य और गुण के बारे में जाना, दूसरे में हमने प्रसाद गुण के बारे में जाना था। अभी काव्य गुण पर ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम ओज गुण पर जानेंगे। ओज का मतलब होता है आवेग, उत्साह, जोश इत्यादि। तो हम यहाँ ओज गुण की परिभाषा का जिक्र यदि हम करें,
उल्लेख करते हैं तो हम लिखेंगे जिस काव्य को, काव्य के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में जाना था, जिस काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से, पढ़ने अथवा सुनने से मन में जोश, उत्साह एवं वीरता के भाव जागृत होते हैं अथवा पैदा होते हैं, जागृत होते हैं, तो वहां ओज गुण माना जाता है। ओज गुण किसे कहेंगे कि जिस किसी काव्य को पढ़ने अथवा सुनने से, कोई पढ़ने वाला भी हो सकता है, सुनने वाला भी हो सकता है, पढ़ने अथवा सुनने से मन में जोश, उत्साह एवं वीरता के भाव जागृत होते हैं, तो वहां, तो अर्थात वहां का मतलब उस काव्य में, उस रचना में कौन सा गुण माना जाएगा? ओज गुण माना जाएगा। इस गुण का संबंध अधिकांशतः है युद्ध के मैदान, के दृश्य, युद्ध के मैदान के दृश्य अथवा किसी वीर सैनिक की वेशभूषा या उसका जो रोबिला चेहरा है उसके बारे में बात की गई हो, लिखा गया हो, तो वहां अधिकांश तय क्या होता है? युद्ध या युद्ध के दृश्य, सेना है या उनके सरदार हैं, उनके सेनापति हैं, या किसी वीर सैनिक की वेशभूषा है, या किन्हीं दो सैनिकों के मध्य हो रहे युद्ध के बारे में वर्णन है। तो हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि हमारे एक कवि हुए हैं जिन्होंने शिवाजी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, शिवाजी के बारे में, और शिवाजी और मुगलों के बीच के जो युद्ध हुए थे उनके बारे में खूब लिखा उन्होंने, भूषण। तो भूषण के जितने भी पद हम हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं, उन सभी पदों में हमें किस गुण की प्राप्ति होती है? ओज गुण की प्राप्ति होती है। दोबारा से देखेंगे कि जिस काव्य को अथवा जिस रचना को पढ़ने अथवा सुनने से मन में जोश एवं उत्साह एवं वीरता के भाव पैदा होते हैं, तो वहां ओज गुण माना जाता है। अब इसके हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं एक दो कि कौन कौन से। अच्छा, दूसरी बात है, ओज गुण की पहचान करने के लिए एक तो हम देखेंगे कि इसमें बड़े बड़े शब्द आते हैं, बड़े शब्द भी नहीं आए, तो वहां पर टय वर्ग के जो वर्ण है, टय वर्ग वाले, जिसको टय वर्गीय वर्ण या मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, उन वर्णों की आवृत्ति खूब मिलती है। इनकी आवृत्ति, इनको टय वर्ग भी कहते हैं अथवा इनको टय वर्ग अथवा मूर्धन्य वर्ण, ये मूर्धन्य वर्ण भी कहलाते हैं। इन वर्णों की खूब आवृत्ति होती है। वहां सामासिक पद होते हैं, समास वाले शब्द, जिन शब्दों में ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनमें समास पाए जाते हैं, तो लंबे सामासिक पद वाले ऐसे शब्द वहां मिलते हैं। तो इसलिए ओज गुण की पहचान के लिए टय वर्गीय वर्ण होते हैं अथवा मूर्धन्य वर्ण और सामासिक पद, और इसके अलावा संयुक्त वर्ण भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा उसमें द्वित्व वर्ण भी इस्तेमाल होते हैं। द्वित्व वर्णों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। वहां
ओजगुणी माना जाता है। कि जिस पद में द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण, सामासिक पद या टय वर्गीय वर्ण, जिनको हम मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा हुआ हो तो वहां पर ओजगुणी माना जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने कल उसके बारे में कुछ सुना था सिर्फ, यहां हम देखते हैं, मेवाड़ केसरी देख रहा, मेवाड़ केसरी देख रहा, रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। वह मान रक्त का प्यासा था। कवि ने वीरतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और इसमें जैसे सामासिक पद भी हैं, अणे जैसे आया है, दौड़ एड़े एड़े आगे, या उत्क्षिप्त वर्ण आगे, तो कुल मिला के इसको हम पढ़ें तो देखिए कि मेवाड़ केसरी देख रहा है, इसको थोड़ा सा जोश के साथ बोला जाएगा, जो भी वक्ता होगा वो जोश के साथ बोलेगा। मेवाड़ केसरी देख रहा, रण में न केवल तमाशा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। इसमें बात हुई है महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध का दृश्य है कि महाराणा प्रताप है या मेवाड़ केसरी, मानी के मेवाड़ का शेर, मेवाड़ का सिंह, वो रण में न के देख रहा, रण में न केवल तमाशा था, कि युद्ध के मैदान में वो कोई तमाशा नहीं देख रहा था, अपितु क्या कर रहा था, वह दौड़ दौड़ रण करता था, वह युद्ध करते हुए भाग रहा था या भागते भागते युद्ध कर रहा था और दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा था। वह मान रक्त का प्यासा था। वह कौन था? मान सिंह के रक्त का प्यासा था। वह मान सिंह को हर हाल में मारना चाहता था, इस प्रकार से, और उसका वर्णन यहाँ पर आया है। ये तो इसका जैसे पहला उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा इसी प्रकार का एक उदाहरण और देखते हैं कि युद्ध का दृश्य ये वह है रुंड गिरे गज झुंड गिरे। आप इसको देखेंगे, मतलब अपने आप ही जोश, वीरता, उत्साह के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। है रुंड गिरे गज झुंड गिरे। गज, गज मानी हाथी। है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे। कट कट अवनी पर सुंड गिरे, भू पर कट कट अवनी पर सुंड गिरे। भू पर है विकल वितुंड गिरे। लड़ते 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 अरि झुंड गिरे। अरि का अर्थ होता है दुश्मन। अरि का अर्थ होता है दुश्मन। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इसका हम वाचन करके देखते हैं कि इसका वाचन करेंगे तो किस प्रकार की भाव, किस प्रकार की आवाज निकलती है, और उस आवाज को सुनकर अथवा उसको बोलकर और मनुष्य के मन में क्या भाव जागृत होते हैं। कि है का अर्थ होता है घोड़ा। है का अर्थ है घोड़ा, रुंड बनी उसके सिर, गज बनी हाथी, झुंड मतलब उसका समूह है। कट कट अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। अवनी का अर्थ है पृथ्वी, और शुंड का मतलब होता है हाथी की शुंड। भू पृथ्वी, है मानी होता है घोड़ा, विकल मानी व्याकुल, वितुंड का मतलब उसकी हाथ पैर, उसके पैर या उसके गर्दन या उसके कोई ना कोई हिस्सा शरीर से अलग हो जाना, वो हम कह सकते हैं अंग भंग होना, उसका कोई अंग कटना। और लड़ते लड़ते मतलब लड़ाई करते करते, युद्ध करते करते। अरि का अर्थ होता है दुश्मन, और झुंड मानी समूह, कि अरि के दुश्मनों के झुंड समाप्त हो गए, दुश्मनों के समूह समाप्त हो गए। देखिए क्या है
इसका वाचन करते टाइम कि है रुंड गिरे गज झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे भू पर है विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे। इस प्रकार से जब इसका वाचन किया जाता है तो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के मन में जोश, जुनून, उत्साह या वीरता के भाव जागृत होते हैं। और जब ऐसे भाव जागृत होते हैं तो वहां पर हमेशा कौन सा गुण माना जाता है? ओज गुण माना जाता है। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में जो भूषण का पाठ है, भूषण के जो पद है, वो भूषण के समस्त पद और किस गुण से लवरेज है, किस गुण से भरपूर है? ओज गुण। उनमें हर एक पद में बड़ी धूमधाम से आप ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं विनोद सरोवा। आज फिर से अपन उपस्थित हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय में से। पिछले वीडियो में हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा था, आज हम माधुर्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा विषय क्या है आज का? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण कहते किसे हैं और किस प्रकार से इसकी परिभाषा या इसकी पहचान हम, जैसे कोई पद हमारे सामने आ गया तो उसमें हम माधुर्य काव्य गुण की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे पहली इसकी जो परिभाषा है या इसको हम किस प्रकार से और चिन्हित करें, पहचान करने का जो हमारा तरीका होगा वह क्या होगा कि जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता का मन प्रफुल्लित हो जाता है या चित्त प्रफुल्लित, मतलब प्रसन्न। प्रफुल्लित का अर्थ यहां पर हम क्या मानेंगे? प्रसन्न। चित्त प्रफुल्लित हो जाता है तो ऐसी रचना में माधुर्य गुण माना जाता है। कौन सा गुण माना जाएगा? माधुर्य गुण। किस प्रकार की काव्य रचना में? कि जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक पढ़ेगा, श्रोता सुनेगा, पाठक अथवा श्रोता का चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। चित्त का मतलब उसका मन, उसका दिल प्रफुल्लित, प्रसन्न हो जाता है, तो वहां कौन सा गुण माना जाएगा? तो इस प्रकार की रचनाओं में माधुर्य गुण माना जाता है। अर्थात यदि हम इसकी दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से अंतःकरण उल्लास से द्रवित हो जाता है। द्रवित का मतलब पिघल जाता है, पिघलना मतलब दिल पसीज जाता है। कि जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक अथवा श्रोता का अंतःकरण उल्लास से द्रवित हो जाता है, कोमल कांत एवं मधुर वर्णों से युक्त ऐसी रचना
युक्त ऐसी रचना में माधुर्य गुण, ऐसी रचना में माधुर्य गुण माना जाता है। कि ऐसी काव्य रचना, जिस काव्य रचना को पढ़ने अथवा सुनने से अंतःकरण उल्लास से द्रवित हो जाता है, कोमल कांत एवं मधुर वर्णों से युक्त ऐसी रचना में माधुर्य गुण माना जाता है। अब इस मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर इसमें से, इन दोनों परिभाषाओं में से ये बात निकल के आती है कि ऐसा कोई छंद है, ऐसी कोई रचना है, ऐसा कोई पद है जिसे हम पढ़ें और पढ़कर मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ऐसे मधुर और कोमल कांत पदावली उसमें शामिल है, तो वहां पर कौन सा गुण माना जाएगा? माधुर्य गुण माना जाता है। देखिएगा, जैसे सूरदास के बहुत सारे पद ऐसे हैं जिनको पढ़ने से और कृष्ण की जो अटखेलियां हैं, उन अटखेलियों को पढ़ने सुनने से और मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो उन पदों में, और कौन सी, उन पदों में माधुर्य गुण की प्राप्ति होती है, अतः वहां माधुर्य गुण माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें बिहारी के जो श्रृंगार रस से, और विशेष रूप से संयोग श्रृंगार रस से संबंधित जो पद हैं, वो जो दोहे हैं, 713 है दोहों में से, तो उन दोहों में भी कौन सा रस माना जाएगा? माधुर्य रस माना जाएगा। जैसे तीसरी इसकी परिभाषा हम और लिखना चाहें तो क्या होगा कि जब किसी पद में इस प्रकार के वर्णों को प्रयुक्त कर दिया गया हो जिसे पढ़कर मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तो वहां माधुर्य गुण माना जाता है। जब किसी काव्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि उसे पढ़कर अथवा सुनकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तो वहां माधुर्य गुण माना जाता है। तो वहां माधुर्य गुण माना जाता है। यहाँ दोस्तों कि जिस रचना को, जिस काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, तो वहां कौन सा गुण माना जाएगा? माधुर्य गुण। एक देखिएगा, एक तो ये रूप लिखा हुआ है, बोर्ड पे ये रूप लिखा हुआ है। कई दफा हम देखते हैं कुछ बच्चे या कुछ टीचर साथी भी, अध्यापक साथी भी इस प्रकार से लिख देते हैं, तो शुद्ध वर्तनी जो है वह रूप ये है। ये जो रूप है वो गलत है। इसमें श है, तालव्य से है, और से में रे भी लगा दिया आपने और री की मात्रा भी लगा दी, री भी लगी, तो दो स्वर एक साथ इसमें जोड़ देते हैं। चूंकि यह वर्तनी अशुद्ध है, इसलिए यदि हमारे लेखन में इस प्रकार की वर्तनी भूलवश या अज्ञानतावश शामिल हो चुकी है तो हम इसे सुधारें। ये शुद्ध रूप इसका ये है, मतलब से है और से में री की मात्रा है, श्रृंगार। इसका यदि हमें विश्लेषण करना पड़े तो मैं इसका विश्लेषण जैसे यहां कर रहा हूं। ये इसका विश्लेषण है। इसमें देखिएगा शे,
तालवे, उसमें री की मात्रा गे, और आगे चूंकि गे है और गे में आ की मात्रा है, रे में ए की मात्रा है। तो कुल मिला के इस प्रकार से इसका विश्लेषण होता है। अब देखिएगा, यहां जैसे अनुस्वार लगा था तो अनुस्वार किस रूप में जाएगा, या अनुस्वार को यदि हम हटाना चाहें तो नीचे उसका जो पंचम वर्ण है, जो नासिक के वर्ण है, वो कौन सा होगा, उसकी पहचान का तरीका हमारा यह होता है कि हम देखें कि जहां अनुस्वार बोला जा रहा है उसके आगे कौन सा वर्ण है, जो वर्ण उसके ठीक आगे है उसी वर्ण का पंचम वर्ण हमें वहां लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ अनुस्वार के आगे क्या है, गे, गे के वाले वर्ग का है, के वर्ग का अंतिम या नासिक वर्ण गे है, तो यहां हम लिखेंगे श्रृंगार। इस प्रकार से ये रूप सामने आएगा। जैसे हम और देखें, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने पंप लिखा, पंप को अनुस्वार हटा के हमें नीचे पंचम वर्ण का रूप लिखना है, तो क्या लिखेंगे, पे लिख दिया। अब अनुस्वार यहां बोला जा रहा है, इसके ठीक आगे क्या है, पे है। पे वर्ग का अंतिम या पंचम वर्ण क्या होता है, मैं होता है, ये मैं आधा आएगा, और उसके बाद में पंप। ये रूप भी प्रचलन में है, यह भी प्रचलन में है। इसके बाद में जैसे हम ये लिखें दंड, तो दंड में क्या होता है, जैसे दे आ गया और अनुस्वार आ गया, अनुस्वार के आगे डे है, डे टे वाले वर्ग का है, टे वर्ग का अंतिम वर्ण है वो णे होता है। तो यहाँ इस प्रकार के से और ये लिखा जाएगा। दोनों ही रूप प्रचलन में है, दोनों ही शुद्ध हैं। तो यदि श्रृंगार की वर्तनी हम इस प्रकार से लिखते हैं तो श्रृंगार की वर्तनी यदि हम ये लिखते हैं तो यह गलत है, और यदि यह आप लिख रहे हैं तो यह वर्तनी शुद्ध है। अब जैसे एक इसका उदाहरण हम लेते हैं, तो उदाहरण भी और बिहारी सतसई पुस्तक से हम ले रहे हैं। बिहारी सतसई, सतसैया के दो हरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाले पुस्तक में से, और जो इसका उदाहरण है वो कक्षा 12 में शामिल भी है। यहाँ है बत रस लालच लाल की, बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौह करे, सौह करे भोहनी हंसे, हंसे देन कहे नटी जाए, देन कहे नटी जाए। नटी का मतलब, नटने का मतलब होता है मना करना। कि लाल, लाल का अर्थ है यहाँ पर कृष्ण, कि कृष्ण से बातों का आनंद, बत रस, बातों का आनंद लेने के लालच में, कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लालच में एक गोपिका कृष्ण की मुरली को और लुकाकर मतलब छुपाकर रख देती है। जब कृष्ण उस मुरली को वापस मांगते हैं तो वह सोह करती है, मतलब सौगंध खाती है कि मैंने आपकी मुरली नहीं ली। भोहनी हंसे, आंखों ही आंखों में हंसती है, एक कुटिल मुस्कान हंसती है उसको छेड़ने के लहजे में। और जब कृष्ण उसे कहते हैं कि मुझे वो मेरी मुरली वापस दो, तो देन कहे नटी जाए, जब वो वापस मांगता है तो वह मना कर देती है कि मेरे पास नहीं है। तो इस दोहे में, बिहारी के इस दोहे में और दोनों की छेड़छाड़ होने की वजह से यहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, और जहां श्रृंगार रस है वहां पर माधुर्य गुण की उपस्थिति मानी जाती है। तो इस पद में कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण माना जाएगा। दोस्तों यहाँ एक चीज और याद आई, जैसे हमने यहाँ शब्द लिखा है माधुर्य, इस माधुर्य के बारे में हमारी बात हुई थी पिछले वीडियो में कि हम इसको थोड़ा सा बताएं कि इस शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। मधु रे और ये जो प्रत्यय इसमें जुड़े हैं, उन प्रत्ययों के जुड़ने से इसमें क्या फर्क आता है, इसकी रचना में, इसकी वर्तनी में, इसके लेखन में, उस पर बात करेंगे। देखिएगा, माधुर्य जो वर्ण शब्द है उसकी उससे प्रत्यय और मूल शब्द ये हैं, और शब्द हमारा बनता है फिर माधुर्य। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात क्या होती है, ध्यान, नियम ये है, कहता है, हम हिंदी भाषा का नियम ये कहता है, प्रत्यय का नियम, कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी पद में ये नामक उपसर्ग जुड़ता है तो मूल शब्द की, इसका मूल शब्द क्या है, मधुर है, मूल शब्द के
प्रथम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, ऐसे आ में बदल जाती है। तो ऐसे आ में, और ई ए से आई में बदलती है। तो यहां देखेंगे मधुर से मैं से क्या बन गया, आ बन जाएगी, मां बन गया। उसके बाद में धू आ गया। अगला नियम ये कहता है कि मूल शब्द का अंतिम वर्ण, मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है। तो रे से ए की मात्रा हट जाएगी। तो रे किस प्रकार का बचेगा हमारे सामने, इस प्रकार से। और चूंकि रेफ का नियम होता है कि स्वर रहित रे जहां बोला जाता है उससे ठीक आगे वाले व्यंजन के ऊपर वह और पद स्थापित होता है, या वहां उसका वो आगे वाले वर्ण पर जाके बैठ जाता है। तो मां, धू और रे क्या करेगा, इससे आगे वाला जो वर्ण है उस वर्ण पर चला जाएगा। क्योंकि आगे ये आएगा, ये जो हमारा जो प्रत्यय हुआ है वह आएगा, और ये इसके ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द क्या बन जाएगा, माधुर्य। जैसे हम और देखें, जैसे उदार देखें, ये जैसे हमें सुंदर देखें, तो देखिएगा ऊ जहां होता है, ऊ होता है या ओ होता है, ऊ ऊ ओ, इनमें यदि प्रथम वर्ण की मात्रा ये हो, प्रथम वर्ण की मात्रा ये हो, और इसमें यदि ये जुड़े, तो ये तीनों ही मात्राएं किसमें बदल जाएंगी, ये औ में बदल जाती हैं। किसमें, औ में। और अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या करेगा, आधा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या होता है, ऊ से औ बन गया, औ दा, और रे आधा होके ऊपर चला जाएगा, औदार्य। यहां पर क्या हो जाएगा, शू का शौ, औ की मात्रा लग गई, आगे ने दे और रे ऊपर चला जाएगा, दे आ गया, रे क्या करेगा, आगे वाले के ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार का एक नियम, और वह शब्द बहुत बार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां बार बार पूछा जाता है। उसकी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आप लिखें, तो शुद्ध वर्तनी क्या है उसकी, जैसे एक शब्द है महात्मा, महान धन आत्मा से महात्मा, इसमें हमने ये जोड़ा। अमूमन इसका रूप इस प्रकार से लिख दिया जाता है, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनमें पहला ही विकल्प ये मिलता है, और हम जल्दबाजी में इसको उत्तर को कर बैठते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। नियम क्या कहते हैं, ये जुड़ेगा, प्रथम वर्ण की मात्रा ऐसे किसमें बदलेगी, आ में। तो मैं में आ की मात्रा लग गई, आगे हा, महा, आगे ते, आधा। अब ये मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या करेगा, अंतिम वर्ण हमेशा स्वर रहित हो जाता है। तो मैं है, मैं में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हट जाएगी, मैं बचेगा, और ये शब्द ये लिखा जाएगा, ये अक्सर ये जो हमारा प्रत्यय है। तो शब्द क्या बनेगा, महात्म्य। शब्द क्या बन जाएगा, महात्म्य। ये सर्व शुद्ध रूप है, इसकी उचित शुद्ध वर्तनी है वह यही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नए टॉपिक और हिंदी भाषा की कुछ नई नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन आपका।